मूवी की शुरुआत में हम चार्ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो CIA के हेडक्वार्टर में एक डिकोडर का काम करता है। इस वक्त वो अपने घर के गैराज में एक प्लेन सही कर रहा था जो कि उसको उसकी पत्नी सारा ने गिफ्ट किया था। चार्ली सारा से बहुत ज्यादा प्यार करता है लेकिन अपने काम की वजह से वो उसको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहा। तभी थोड़ी देर बाद सारा गैराज के अंदर आती है और कहती है कि मैं अपनी मीटिंग के लिए लंदन जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन चार्ली उसको साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसको हमेशा की तरह CIA का बहुत सारा काम करना था। अब सारा उसको गुड बाय कहकर लंदन के लिए रवाना हो जाती है। फिर कुछ देर बाद चार्ली भी CIA के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है जहां अंदर जाते वक्त हर किसी की अच्छे से जांच की जा रही थी और यही यहाँ का नियम है। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाते वक्त हर किसी की जांच की जाती है ताकि कोई भी कोई जरूरी इंफॉर्मेशन चुरा ना पाए। सारी चेकिंग हो जाने के बाद चार्ली अपने डेस्क पर आकर काम करने लगता है। तभी उसको अपने सिस्टम में एक मैसेज दिखाई देता है जो उसके खास खबरी इंक्लाइन का था। आज तक इंक्लाइन कभी भी चार्ली से नहीं मिला लेकिन वो हमेशा उसके साथ गवर्नमेंट से जुड़ी इंफॉर्मेशन को शेयर करता रहता है और इस बार भी उसने बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन चार्ली के साथ शेयर की थी। वो उसको वार्निंग देते हुए कहता है कि ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की काली करतूतों को सामने ला सकती है, इसलिए तुम इसको संभाल कर रखना। हो सकता है CIA वालों को भी इससे खतरा हो। फिर चार्ली जल्दी से उस फाइल को खोलता है लेकिन वो इनक्रिप्टेड थी, इसलिए चार्ली उसको डिकोड करने में लग जाता है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो समझ जाता है कि इस फाइल को डिकोड करना आसान नहीं होगा। अब कुछ घंटों बाद जब चार्ली लंच करके वापस आता है तो उसके पास सारा का फोन आता है और वो बताती है कि मैं लंदन पहुंच गई। चार्ली कहता है मैं जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ट्रैक कर रहा था। अब मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है इसलिए मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करूंगा। इस समय चार्ली का पूरा ध्यान सिर्फ उस फाइल को डिकोड करने में लगा हुआ था और बहुत घंटे बीत जाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो रास्ता ये था कि वो डिपार्टमेंट के मेन सर्वर रूम में जाकर वहां का सिस्टम इस्तेमाल करे क्योंकि वो सिस्टम बहुत ही ज्यादा एडवांस और पावरफुल है और उसके जरिए वो किसी भी फाइल के डेटा को बड़ी ही आसानी से डिकोड कर सकता है। अब कुछ देर मेहनत करने के बाद चार्ली के पास उस फाइल का सारा डाटा आ जाता है। फिर जैसे ही वो उसको चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि डेटा के अंदर गवर्नमेंट से जुड़े काफी सारे काले राज छुपे हुए थे। तभी चार्ली को एक मिशन के बारे में पता चलता है जिसका नाम है सुसाइड बॉम्बर और इस मिशन में गवर्नमेंट ने ड्रोन स्ट्राइक के जरिए कुछ टेररिस्ट पर हमला करवाया लेकिन उनके साथ साथ शहर के 150 मासूम लोग भी मारे गए लेकिन गवर्नमेंट ने ये बात दबा दी। अब चार्ली को ये भी पता चलता है कि इस मिशन को हैंडल करने का काम उनके डिप्टी डायरेक्टर मोरे को मिला था और ये बात पता लगने के बाद चार्ली और भी ज्यादा घबरा जाता है। फिर शाम को वो अपना सारा काम खत्म करने के बाद घर वापस आ जाता है और फिर जब वो अपनी वाइफ के पास फोन करता है तो वो फोन ही नहीं उठाती। फिर चार्ली उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़कर सो जाता है। नेक्स्ट डे चार्ली फिर से अपने हेडक्वार्टर जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है मोरे से। वो चार्ली को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए तुम मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों चीफ डायरेक्टर ओब्रियन के ऑफिस में जाते हैं जो कि उदास चेहरे के साथ चार्ली को बताती है कि कल लंदन के एक होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था। वहां 2 लोगों की जान चली गई जिसमें से एक तुम्हारी पत्नी सारा भी थी। ये बात सुनकर चार्ली के होश उड़ जाते हैं और वो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तभी मोरे उस हादसे के CCTV फुटेज दिखाता है जिसमें टेररिस्ट सारा को घसीटते हुए अपनी कार के पास ला रहा था। फिर ये सब देखकर चार्ली जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तभी कुछ देर बाद CIA का एक ऑफिसर उसको उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। इस समय घर के बाहर मीडिया के बहुत सारे लोग चार्ली का इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हुए थे लेकिन वो किसी से भी कोई बात नहीं करता। फिर नेक्स्ट डे वो मोरे के पास जाता है और कहता है कि जिस होटल में वो अटैक हुआ था वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी और आसपास बहुत सारे कैमरे भी लगे हुए थे। फिर वो आतंकवादी इतनी आसानी से उस होटल के अंदर कैसे घुस गए। फिर मोरे कहता है कि हमारी टीम इस केस पर काम कर रही है, तुम मेरा विश्वास करो, मैं उन लोगों को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब ये बात सुनकर चार्ली उसके ऑफिस से बाहर चला जाता है। फिर वो सारा की डेड बॉडी और उसका सामान लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है और जब वो अपने घर पर जाकर सारा का बैग खोलता है तो उसको उसके बैग के अंदर एक गिफ्ट
रखा हुआ मिलता है जो सारा ने उसी के लिए खरीदा था। ये देखकर चार्ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है और अब चार्ली अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला पड़ चुका था और हर पल सारा को ही याद करता रहता था। एक दिन वो फैसला करता है कि वो खुद ही इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर वो अपने हेडक्वार्टर में जाकर मेन सर्वर रूम में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो होटल के सारे सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेता है। दरअसल चार्ली ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो आतंकवादी थे कौन और उन्होंने किस तरीके से होटल में हमला किया। फिर सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो मोरे के पास जाता है। इस वक्त वहां पर CIA का एक और एजेंट बैठा हुआ था जिसका नाम सैलेब है। चार्ली उनको बताता है कि होटल में 4 आतंकवादी थे और वो सभी एक सर्विस वैन के जरिए होटल में घुसे थे और ये चारों ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए थे। असल में उनकी वहां पर एक वेपन सप्लाई कंपनी के साथ मीटिंग होने वाली थी, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद वहां का माहौल गर्म हो गया। शायद कंपनी के साथ उनकी बात नहीं बनी। फिर लड़ाई के दौरान होटल के 2 सिक्योरिटी गार्ड वहां पर पहुंच गए। उन टेररिस्ट ने गुस्से में आकर गार्ड्स पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से होटल के सारे सीसीटीवी कैमरा अलर्ट मोड में आ गए। अब उन लोगों के पास भागने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने वहां के कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर लोगों को बंदी बनाना शुरू कर लिया। अब सारा वहां से निकलने में दूसरे लोगों की हेल्प कर रही थी, जिसकी वजह से एक आतंकवादी की नजर उस पर पड़ गई और उसने उसको अपना शिकार बना लिया। अब मैंने भी अपने सिस्टम के डेटा और वॉइस रिकॉग्नाइज की हेल्प से उन चारों की पहचान कर ली है। सबसे पहले आदमी का नाम है मिश्का, जो कि मॉस्को का रहने वाला है। दूसरे आदमी का नाम है लोरेंज और वो पहले साउथ अफ्रीकन स्पेशल फोर्स में काम किया करता था। तीसरे आदमी का नाम है होरेस्ट और वो बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। उसी ने सारा की जान ली थी और वो पहले भी कई सारे खून कर चुका है। उनका चौथा साथी एक लड़की थी जिसका नाम है ग्रेचन। मुझे इस वक्त सिर्फ उसकी लोकेशन पता है। अब ये सारी बातें सुनकर मोरे और सैलेब कोई भी जवाब नहीं देते, इसलिए चार्ली उनको कहता है कि मैं समझ गया, आप इन सब के बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मोरे जवाब देता है कि हम उनके पूरे सिंडिकेट को पकड़ना चाहते हैं, सिर्फ 1-2 इंसान को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, हमारी टीम इस केस को अपने आप हैंडल कर लेगी। अब मेरे हिसाब से तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब ये बात सुनकर चार्ली समझ जाता है कि मोरे उसकी हेल्प नहीं करना चाहता, इसलिए वो ऑफिस से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे चार्ली हेडक्वार्टर में आने से पहले एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस को अपने आईडी कार्ड में बहुत ही होशियारी से छुपा लेता है। फिर सिक्योरिटी सिस्टम से निकलते वक्त उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर वो मेन सर्वर रूम में जाकर इनक्लाइन से मिली सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को उस डिवाइस के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। फिर रात को वो एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाता है और वहां पर उसकी नजर एक म्यूजिक मशीन पर पड़ती है, जिसको वो लगातार घूरते रहता है और कुछ सोचता रहता है। फिर अगली सुबह वो सीधा मोरे के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों की सारी काली करतूतों के बारे में पता है, मेरे पास उनके सबूत भी हैं, इसलिए अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सारे काले कारनामे चीफ डायरेक्टर के सामने पेश कर दूंगा और तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। ये बात सुनकर सैलेब और मोरे दोनों ही घबरा जाते हैं। फिर चार्ली उनको सबूत के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता है जिन पर उनके साइन थे। फिर वो उन दोनों को धमकाते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे मार भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने डेडमैन स्विच को ऑन कर दिया है। अगर मैंने हर 5 घंटे में उसको डिकोड नहीं किया तो तुम्हारे सारे कारनामों का कच्चा चिट्ठा हमारे शहर के सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल के पास पहुंच जाएगा और फिर तुम्हें जेल भी हो जाएगी। फिर मोरे उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। चार्ली कहता है कि मैं खुद ही सारा के कातिलों को मारना चाहता हूँ, इसलिए मुझे CIA के एजेंट की तरह फील्ड ट्रेनिंग चाहिए और इसके अलावा मुझे उन चारों टेररिस्ट से जुड़ी वो हर एक इंफॉर्मेशन भी चाहिए जो CIA के पास मौजूद है। और इतना ही नहीं, मुझे एक फेक पासपोर्ट भी चाहिए, साथ में पैसे भी। अगर तुम मेरी ये शर्तें मान लोगे तो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब मोरे के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसको हाँ कह देता है। फिर चार्ली के जाते ही मोरे सैलेब को कहता है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि उसने सच में डेडमैन स्विच को ऑन कर दिया होगा। फिर सैलेब कहता है मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी
करनी होगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसने जो भी शर्तें रखी है उसको वो सब कुछ दे दो। जैसे ही हम सच्चाई का पता लगा लेंगे तो वो हमसे भाग नहीं पाएगा। अगले सीन में हम हेंडरसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सीआई के एजेंट्स को ट्रेनिंग देता है और अब से ये चार्ली को भी ट्रेनिंग देगा। कुछ देर में उसकी मुलाकात चार्ली से हो जाती है और ये दोनों ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीआईए वाले चार्ली से जुड़ी हर एक चीज के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से उनको ये समझ में आ जाता है कि वो सच में हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन को निकाल कर ले गया। फिर वो चार्ली के घर पर छानबीन करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बार की फुटेज को चेक करते हैं और उनको पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से चार्ली लगातार बार में आ रहा है। फिर जांच के दौरान सेलेब को बार में लगे म्यूजिक सिस्टम के अंदर से एक सीडी मिलती है। फिर वो उसको प्ले करके देखते हैं, उसमें से कोई भी आवाज नहीं आती, इसलिए सेलेब उसको अपने साथ ही ले जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद चार्ली ने सारी जरूरी इंफॉर्मेशन इसी सीडी में छुपाई होगी। अब कुछ देर बाद उनकी टीम इस सीडी को डिकोड करने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा था। अब वो गन चलाना सीखता है, लेकिन ये काम उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब ट्रेनिंग के दौरान उसको बॉम्ब बनाना भी सिखाया जाता है। ये काम चार्ली बहुत अच्छे से कर लेता है। अब हेंडरसन उसको धीरे धीरे और भी कई सारी चीजें सिखाता है। अब चार्ली को अपना फेक पासपोर्ट और नई आईडी भी मिल जाती है। फिर एक रात हेंडरसन चार्ली के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ अपनी पत्नी के कातिलों को मारने के लिए कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने उनमें से एक को भी मारा तो बाकी के सब लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। फिर तुम क्या करोगे? फिर चार्ली जवाब देता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर हेंडरसन उसके हाथ में गन पकड़ाता है और कहता है कि मुझे शूट करके दिखाओ। अब ये बात सुनते ही चार्ली के हाथ कांपने लगते हैं। फिर वो उसको समझाता है कि मैं तुम्हें कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना दे दूं, तुम वो इंसान नहीं बन सकते जो तुम इस वक्त बनने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम आगे जो भी फैसला लोगे उसको सोच समझ कर लेना। और इतना कहकर हेंडरसन कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीआईए की टीम मोरे को कॉल करके बताती है कि जो सीडी हमको मिली थी उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, चार्ली ने हमें उल्लू बनाया। दरअसल चार्ली ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि वो सीआईए का ध्यान भटका सके, क्योंकि उसने असली इंफॉर्मेशन कहीं और ही छुपा रखी थी और वो जानता था कि सीआईए वाले उसकी छानबीन करने के लिए जरूर आएंगे। अब चार्ली की असलियत जानकर मोरे को गुस्सा आ जाता है और वो हेंडरसन को कॉल करके कहता है कि तुम चार्ली को मार दो। फिर जब हेंडरसन उसके कमरे में पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि चार्ली यहाँ से भाग चुका है। फिर ये बात पता चलते ही मोरे जल्दी से अपने ऑफिस में रखी चीजों को चेक करने लगता है। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद उसको वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक बग डिवाइस लगा हुआ मिलता है, यानी कि अभी तक चार्ली उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर मोरे उस डिवाइस में कहता है, चार्ली तुमने सीआईए के साथ गद्दारी करके बहुत गलत किया और तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो सीआईए की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन अब उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके पेरिस जाने की फ्लाइट में बैठ गया था। पेरिस पहुंचते ही चार्ली अपने पहले टारगेट पर नजर रखता है जो कि वही लड़की ग्रेचन थी। फिर रात के वक्त जब वो अपने घर से बाहर जाती है तो चार्ली किसी तरह से उसके घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है और वहां पर रखी हर एक चीज की फोटो खींचने लगता है। कुछ देर बाद उसको पता चलता है कि ग्रेचन घर वापस आ रही है, इसलिए वो जल्दी से बाहर जाकर सीढ़ियों की तरफ खड़ा हो जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। फिर वो ग्रेचन को अपने टारगेट पर लेता है, लेकिन वो अपनी गन नहीं चला पाता क्योंकि किसी की भी जान लेना इतना आसान काम भी नहीं है। फिर वो अपने होटल रूम में जाता है और वहां पर जाकर खींची हुई सभी फोटोओं को चेक करने लगता है। उसको पता चलता है कि ग्रेचन बहुत दिनों से एक ही मेडिकल क्लिनिक पर अपना चेकअप करवाने जा रही है क्योंकि उसको अस्थमा की बीमारी है जो कि समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। फिर चार्ली और भी कई चीजों की छानबीन करता है और उसको पता चलता है कि ग्रेचन को एक खास तरह के फूलों से एलर्जी है। फिर अगली सुबह वो उन्हीं फूलों को खरीदता है और फिर उनका पाउडर बनाकर मेडिकल क्लिनिक के बाहर पहुंच जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब ग्रेचन वहां पर आकर डॉक्टर से अपना चेकअप करवाती है तो अचानक से वहां की लाइट चली जाती है। फिर जैसे ही डॉक्टर कमरे के बाहर जाता है, चार्ली अपना भेष बदलकर अंदर आ जाता है। फिर वो जल्दी से ग्रेचन के चैम्बर को बंद कर देता है और फिर उन्हीं फूलों के पाउडर को उसके चैम्बर में डाल देता है, जिसके कारण ग्रेचन की हालत खराब हो जाती है। फिर चार्ली उसको कहता है कि तुम्हारे ही साथियों की वजह से मेरी पत्नी की जान गई, अब मुझे ये बताओ कि वो सभी मुझे कहां पर मिलेंगे। ये बात सुनकर ग्रेचन उसको कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन चैम्बर बंद होने की वजह से उसकी आवाज ठीक से बाहर नहीं पहुंच पाती, इसलिए
चार्ली उसका चैम्बर खोल देता है। अब मौके का फायदा उठाकर ग्रेचन उस पर हमला करके उस रूम से बाहर भाग जाती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। बाहर आते ही उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब चार्ली उसको चेक करने के लिए उसके पास जाता है तो वो देखता है कि ग्रेचन मर चुकी है। फिर वो जल्दी से उसका फोन लेकर अपने रूम में आ जाता है। अगले सीन में हम चीफ डायरेक्टर ओब्रियन को देखते हैं। वो मोरे के पास आकर उससे पूछती है कि आखिर ग्रेचन कैसे मरी, लेकिन मोरे कहता है कि मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि ये हमारा काम नहीं था और ना ही हमने उसको मरवाया है। दूसरी तरफ चार्ली अपना सामान पैक करके एक क्लब में पहुंच जाता है और वहां पर ड्रिंक करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर हेंडरसन पर पड़ती है। उसको देखकर चार्ली भागना शुरू कर देता है और भागते भागते वो एक बाथरूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए चार्ली हेंडरसन से आकर मिलता है और पूछता है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा। फिर वो बताता है कि मैं ग्रेचन का फोन ट्रैक कर रहा था। मैं जानता था कि तुम उसके फोन को अपने साथ लेकर जरूर जाओगे, उसी के जरिए मैं तुम तक पहुंच गया। अब बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। अब तुम जानते हो कि CIA वाले तुम्हें कभी न कभी तो पकड़ ही लेंगे, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस बदले की जंग को रोक दो। ये बात सुनकर चार्ली हंसते हुए अपना फोन बाहर निकालता है जिसमें टाइमर चल रहा था, यानी कि उसने बाथरूम में बॉम्ब लगा दिया था। तभी कुछ सेकंड के बाद वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लब में भगदड़ मच जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर चार्ली हेंडरसन को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चार्ली अपनी खबरी इनक्लाइन से मिलने के लिए टर्की पहुंच जाता है। फिर इनक्लाइन उसको मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। फिर वहां पर पहुंचकर जब चार्ली उसको मैसेज करता है तो सामने बैठे आदमी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। अब चार्ली को लगता है कि जरूर यही आदमी इनक्लाइन होगा, लेकिन वो गलत था। तभी एक औरत उसके पास आती है और कहती है मेरे पीछे पीछे आओ। फिर चार्ली समझ जाता है कि यही असली इनक्लाइन है। फिर बाहर आकर इनक्लाइन चार्ली से पूछती है कि आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। चार्ली बताता है कि मेरी वाइफ एक टेररिस्ट अटैक में मारी गई। अब मैं भी उन सभी टेररिस्ट को मारना चाहता हूँ और इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये बात सुनकर इनक्लाइन कहती है मैं ये बात जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्ही ने ग्रेचन को पेरिस में मारा था। फिर वो दोनों कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में चार्ली इनक्लाइन से पूछता है कि तुम ये काम कब से कर रही हो। वो बताती है कि मुझे 6 साल हो चुके हैं और मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी। मैं असली इनक्लाइन नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे पति की पहचान थी। वो रशियन एजेंसी में रहकर CIA के लिए ही काम करते थे ताकि उनके पास सारी खुफिया जानकारी पहुंच सके। एक दिन मुझे खबर मिली कि उन्होंने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन मैं जानती थी कि ये सच्चाई नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई और वजह रही होगी। फिर कुछ देर बाद इनक्लाइन चार्ली को साथ लेकर अपने घर पर पहुंच जाती है। ये जगह शहर से दूर एकदम शांत इलाके में थी। फिर वहां पर पहुंचकर चार्ली अपने काम पर लग जाता है। वो इनक्लाइन से कहता है कि अब सिर्फ 3 लोग बाकी हैं, जिनमें से पहला नाम है होरेस्ट। इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मेरे पास इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा आदमी है लोरेंस। ये एक वीपन डीलर है और हम इससे गन की सप्लाई के बहाने मिल सकते हैं। बचे हुए तीसरे आदमी का नाम है मिशिका और इसको पकड़ना सबसे आसान होगा क्योंकि ये आए दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता रहता है। हम इसकी फोटो को स्कैन करके इसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अब ये बात सुनते ही इनक्लाइन तुरंत फोटो को स्कैन करती है और उनको एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका नाम अलेक्जेंड्रा था। ये मिशिका की गर्लफ्रेंड है। अब अलेक्जेंड्रा की सारी हिस्ट्री चेक करने पर इनक्लाइन पता लगा लेती है कि मिशिका उसी के साथ स्पेन के एक होटल में रुका हुआ है। अगले सीन में हम ओब्रेन को देखते हैं जो मोरे से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो। मोरे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठा रहा। ये बात सुनकर ओब्रेन वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपनी कार में जाती है तो उसका पर्सनल असिस्टेंट उसको बताता है कि कुछ दिनों से हेंडरसन एक्टिव हो गया है और मेरे हिसाब से ये काम जरूर मोरे का ही होगा। ओब्रेन कहती है तुम उसको ट्रैक करो और मुझे हर एक पल की खबर देते रहना। दूसरी तरफ चार्ली उस होटल में पहुंच जाता है जहां पर मिशिका रुका हुआ था। फिर चार्ली भी वहां पर एक रूम बुक करवा लेता है और वहां पर रहकर मिशिका को ट्रैक करने लगता है। उसको पता चलता है कि वो हर रात होटल के स्विमिंग पूल में जाकर अपना वक्त बिताता है। इस पूल को होटल की 2 बिल्डिंग के बीच में बनाया गया था, यानी कि उसके नीचे का हिस्सा एकदम खाली है।
फिर चार्ली अपने प्लान के मुताबिक काम करने लगता है और एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिसकी हेल्प से पूल को बड़े ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। फिर अगली रात चार्ली होटल के अंदर मिशिका का इंतजार करने लगता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो इंक्लाइन से कहता है कि शायद मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है। फिर इंक्लाइन उसका फेस स्कैन करती है और बताती है ये आदमी CIA एजेंट है, इसलिए तुम्हें इससे थोड़ा सावधान रहना होगा। जिस समय वो चार्ली से बातें कर रही थी तो ठीक उसी वक्त उसको होटल के कैमरा में हेंडरसन भी दिखाई दे जाता है। फिर वो चार्ली को समझाती है कि तुम्हें इस मिशन को कैंसिल करना होगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। फिर वो सीधा मिशिका के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे होरेस्ट का पता बताओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम इस स्विमिंग पूल के साथ साथ सीधा जमीन पर जाकर गिरोगे। ये बात सुनकर मिशिका थोड़ा हैरान हो जाता है और चार्ली को कहता है कि शायद तुम किसी गलत आदमी को ढूंढ रहे हो। फिर वो बिना चार्ली की परवाह किए अपनी स्विमिंग करने लगता है। ये सब देखकर चार्ली को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से अपने पास रखे रिमोट का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से पूरे स्विमिंग पूल में क्रैक आ जाते हैं और वो टूट जाता है। अब इस हादसे में मिशिका भी अपनी जान गंवा देता है। तभी इंक्लाइन चार्ली को कहती है कि हेंडरसन तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए जल्दी से निकलो। ये बात सुनकर चार्ली भागना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता हेंडरसन उसको देख लेता है। फिर वो जैसे ही चार्ली को पकड़ने के लिए जाता है CIA का दूसरा एजेंट उस पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन ऐन मौके पर हेंडरसन अपनी गन निकालकर उसको शूट कर देता है। अगले सीन में हम ओब्रेन को देखते हैं। वो मोरे को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछती है कि आखिर चार्ली इस वक्त कहां पर है। मोरे कहता है कि मैंने उसको कुछ दिनों की छुट्टी दी है ताकि वो अपनी पत्नी की मौत के सदमे से बाहर आ सके, और इतना कहकर मोरे ऑफिस से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सैलेब को देखते हैं। होटल में हुए हादसे की खबर मिलते ही वो वहां के CCTV फुटेज को चेक करने लगता है और उसको पता चलता है कि चार्ली ने एक ईयरपीस पहना हुआ है, यानी कि जरूर वो किसी के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम दे रहा है। फिर जब उसकी टीम छानबीन करती है तो बताती है कि चार्ली के साथ इंक्लाइन नाम का एक CIA एजेंट है। फिर और इंक्वायरी करने पर उनको पता चलता है कि इंक्लाइन तो पहले से ही मर चुका है और अब जरूर उसकी पत्नी ही उसके नाम का इस्तेमाल करके ये सब कुछ कर रही होगी। फिर सैलेब अपनी टीम को कहता है तुम लोग तुरंत उसकी लोकेशन का पता करो, अब हम उन पर अटैक करेंगे। तभी रात को जब इंक्लाइन और चार्ली सो रहे थे तो अचानक से उनके घर के बाहर मौजूद जानवर तेज तेज आवाज करने लगते हैं। फिर इंक्लाइन जल्दी से अपने घर के कैमरे चेक करती है और उसको पता चलता है कि CIA की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। अब वो चार्ली को लेकर एक सीक्रेट रास्ते के जरिए अपनी कार तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो लोग कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, ऊपर उड़ रहा ड्रोन उनको देख लेता है। तभी CIA की दूसरी टीम लगातार उनकी कार पर हमला करती है, जिसके कारण एक गोली इंक्लाइन को लग जाती है। फिर चार्ली जल्दी से उसको दूसरी सीट पर बैठाकर खुद कार चलाने लगता है। फिर वो जल्दी ही एक पार्किंग में पहुंच जाता है और देखता है कि इंक्लाइन मर चुकी है। फिर चार्ली उदास हो जाता है और उसके सिर को चूम लेता है और अपने आगे के प्लान को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसका अगला टारगेट था लॉरेंस। चार्ली एक फेक ID बनाकर उससे गन सप्लाई की डील करता है। लॉरेंस चार्ली को रोमानिया में एक लोकेशन बताता है जहां पर वो लोग अपनी डील करेंगे। अब चार्ली जल्दी ही रोमानिया पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपने फेस की रिकॉर्डिंग करता है और उसको बर्लिन के CCTV कैमरा फुटेज में इंस्टॉल कर देता है ताकि CIA को उसकी असली लोकेशन का पता ना चल सके। फिर वो लॉरेंस की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। कुछ ही देर में वहां पर लॉरेंस भी आ जाता है, लेकिन इस वक्त चार्ली वहां पर मौजूद नहीं था, सिर्फ एक कुर्सी के ऊपर फोन रखा हुआ था। तभी अचानक से उस फोन की घंटी बजती है। लॉरेंस कॉल उठाता है तो चार्ली उसको कहता है कि तुम्हारे सामने कुछ बॉक्स रखे हुए हैं, उनको खोल के देखो। फिर जैसे ही वो उनको खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर टाइम बॉम्ब रखे हुए थे। इस समय चार्ली दूर से ही उससे बात कर रहा था, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दूं तो चुपचाप मुझे होरेस्ट की लोकेशन बता दो। ये बात सुनकर लॉरेंस कहता है कि मुझे उसकी सही लोकेशन नहीं पता, क्योंकि जब से हमारे बाकी के साथी मारे गए हैं वो एकदम छुप कर रहने लगा है। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि वो रशियन सी पोर्ट के आसपास ही कहीं होगा। मेरे पास उसके 2 खास आदमियों का नंबर भी है। और इतना कहकर वो अपने फोन को चार्ली के पास फेंक देता है। फिर फोन मिलते ही चार्ली उसको कहता है कि मुझे माफ कर देना, गलती तुम सबकी थी, इसलिए सजा भी तुम सबको मिलेगी। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाता है एक बहुत बड़े धमाके के साथ लॉरेंस की जान चली जाती है। अब जल्दी ही ये खबर CIA को भी पता चल जाती है और वो समझ जाते हैं कि जरूर ये काम
नाम चार्ली का ही होगा। अब चार्ली जल्दी ही रशियन सी पोर्ट के पास भी पहुंच जाता है और वहां आकर वो लॉरेंस के फोन से होरेस्ट के आदमियों को मैसेज करता है। फिर वो होरेस्ट के आदमियों की पहचान हो जाने पर उनको ट्रैक करने लगता है और थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो अपने रूम पर वापस आ जाता है। फिर वो उस शिप का पता लगाने की कोशिश करता है जिसमें होरेस्ट इस वक्त छुपा हुआ था। फिर नेक्स्ट डे जब वो दोबारा से पोर्ट पर जाता है तो होरेस्ट के आदमी उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर बाद चार्ली खुद को होरेस्ट के सामने पाता है और उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर होरेस्ट उसको कहता है कि मुझे अपने साथियों की जान बचाने के लिए तुम्हारी पत्नी को मारना पड़ा और तुमने मेरे साथियों को इसलिए मारा ताकि तुम अपनी पत्नी की मौत का बदला ले सको। तुम भी मुझसे अलग नहीं हो, बस हम दोनों में फर्क इतना ही है, तुमने किसी को भी अपने हाथों से नहीं मारा, इसलिए तुम एक असली कातिल नहीं हो। और इतना कहने के बाद होरेस्ट चार्ली के हाथ में एक गन थमा देता है और कहता है मुझे शूट कर दो। चार्ली अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो गन का ट्रिगर नहीं दबा पाता। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से शिप अपना रास्ता बदल लेती है। अब कैबिन में मौजूद सभी लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। चार्ली होरेस्ट को बताता है कि मैंने तुम्हारी शिप की जानकारी निकालकर उसको हैक कर लिया था और इस वक्त तुम्हारी शिप फिनलैंड के बॉर्डर पर खड़ी है और कुछ ही देर में फिनलैंड की पुलिस यहाँ पर आती ही होगी क्योंकि मैंने इंटरपोल को सारी खबर दे दी थी। ये बात सुनकर होरेस्ट एकदम हैरान हो जाता है। तभी कुछ ही देर बाद पुलिस और इंटरपोल की टीम वहाँ पर आकर होरेस्ट को गिरफ्तार कर लेती है। अगले सीन में हम ओब्रायन को देखते हैं जिसको चार्ली ने मोरे और सेलेब की सारी करतूतों के बारे में बता दिया था। फिर वो पूरी मीडिया के सामने इस बात का खुलासा करती है कि CIA के डिपार्टमेंट में कुछ बड़े ऑफिसर्स ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और बहुत सारे मासूम लोगों की जान ले ली। सरकार उनको उनके इस गुनाह की सजा जरूर देगी। अब मोरे और सेलेब को उनकी पोजीशन से भी हटा दिया जाता है और उनके खिलाफ कोर्ट में एक केस भी फाइल हो जाती है। अगले सीन में हम चार्ली को देखते हैं। वो सारा की कब्र के पास जाकर उसके ऊपर फूल रखता है और उसकी याद में मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी रात के वक्त जब वो अपनी कार में बैठा था तो उसकी मुलाकात हेंडरसन से होती है। वो चार्ली को कहता है कि मुझे तुम पर नाज है क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे सिखाने की वजह से नहीं हुआ बल्कि इसलिए हुआ कि तुम सच में काबिल थे। तुमने सभी गलत लोगों को उनके कर्मों की सजा दी और अब तुम अपनी लाइफ आराम से जी सकते हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे और भी ऐसी धमाकेदार मूवीज के साथ। टिल देन बाय बाय।